आज हम सीखेंगे पोषण के बारे में। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। इस कार्य के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं या प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन सामूहिक रूप से कार्य करती है। ऐसे प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। इस वीडियो में हम पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सजीवों को विभिन्न कार्यों को करने के लिए तथा जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के साथ शरीर की वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता भी होती है। सजीव ऊर्जा और पदार्थों को भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और विषमपोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जैसे हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इनकी पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। अन्य जीव जैसे मनुष्य, गाय, शेर अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं तथा इनकी पोषण पद्धति विषमपोषी पोषण कहलाती है। वे जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा इन्हें विभिन्न जैव उत्प्रेरकों एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में खंडित करते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए स्वपोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वपोषी पोषण में जीव प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के प्रक्रम से अपना भोजन खुद बनाते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जीव पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से इन्हें कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट से वे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में भी दर्शाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होते हैं। चलिए इसकी विधि समझें। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लिया जाता है तथा ऑक्सीजन वायु में छोड़ा जाता है। इसी तरह पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी प्राप्त करती है तथा इन्हें ऊपर की ओर भेजती है ताकि पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें रंग द्रव्य यानी पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है। विभिन्न क्रियाओं से प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी तरह जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन यानी स्प्लिटिंग होता है। प्राप्त हाइड्रोजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है तथा ऑक्सीजन को हवा में छोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी स्टार्च के रूप में पत्तों में या विभिन्न भागों में इकट्ठा किया जाता है। ऊर्जा के साथ साथ स्वपोषी जीवों को अन्य कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपने शरीर का अनुरक्षण कर सके, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा और अन्य पदार्थ। वे इन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। रंध्र छिद्रों से जल वाष्प यानी वाटर वेपर के रूप में जल की पर्याप्त मात्रा में हानि हो सकती है। इसे रोकने के लिए रंध्र छिद्रों के आसपास द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स होती है जो छिद्रों को बंद करने और खोलने का कार्य करती है। जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तब वे फूल जाती है और रंध्र के छिद्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब जल द्वार कोशिकाओं के बाहर आता है
तब वे सिकुड़ जाती है और रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। अब चलिए विषमपोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही विषमपोषी जीव निर्भर करते हैं। भोजन के स्वरूप, उपलब्धता तथा भोजन ग्रहण करने के ढंग पर विभिन्न विषमपोषी जीवों के पोषण की विधि भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ विषमपोषी जीव जैसे ईस्ट, मशरूम और फफूंदी भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, जबकि अन्य जीव भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं जिसका पाचन शरीर के अंदर होता है। शाकाहारी जीवों में भोजन अचल है, जबकि मांसाहारी जीवों का भोजन गतिशील है। शाकाहारी भोजन जैसे सेल्यूलोज पचाने के लिए गाय जैसे जीवों में लंबी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जबकि मांस का पाचन सरल है, इसलिए बाघ जैसे जीवों में क्षुद्रांत छोटी होती है। कुछ जीव मरे हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ जीव जीवित पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक कोशिक जीवों यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जबकि बहुकोशिक जीवों यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक उन्नत प्रणाली होती है। चलिए अमीबा के भोजन ग्रहण की पद्धति को समझें। जैसे कि एक कोशिक जीवों में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है, अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं। इन प्रवर्धों को पदाभ या कूटपाद यानी सूडोपोडिया कहा जाता है। इसके बाद सारे प्रवर्ध संगलित यानी फ्यूज होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। इसके अंदर भोजन का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचे हुए अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं और शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि मनुष्य में पोषण का प्रक्रम किस प्रकार से होता है। मनुष्य में भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह से लेकर गुदा तक एक विस्तारित लंबी नली है, जिसे हम आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा मुंह है। मुंह यानी माउथ में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है। चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा यानी मस्कुलर टंग भोजन को लाला ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाली लार यानी सलाइवा के साथ मिलाती है। लार से भोजन गीला होता है, जिससे भोजन को आगे सरकने में आसानी होती है। लार में स्थित एंजाइम लार एमिलेज यानी सलाइवरी एमिलेज मंड यानी स्टार्च जटिल अणु को सरल शर्करा यानी शुगर में खंडित करता है। इसके बाद ईसोफेगस भोजन को मुंह से आमाशय यानी स्टमक तक पहुंचाता है। भोजन के आने पर आमाशय फैल जाता है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्त्रावण यानी सिक्रीशन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम तैयार करता है और एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है तथा श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक आस्तर यानी इनर लाइनिंग की अम्ल से रक्षा करता है। आमाशय में अवरोधनी पेशी यानी स्पिंचर मसल अम्लीय भोजन के निष्कासन को नियंत्रित करती है, जिससे आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित है और इस कारण यह संहत स्थान यानी कॉम्पैक्ट स्पेस में अवस्थित है। क्षुद्रांत्र यकृत यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैनक्रियास से स्त्रावण प्राप्त करती है। यकृत से स्त्रावित पित्तरस यानी बाइल जूस अम्लीय भोजन को क्षारीय यानी अल्कलाइन बनाता है। साथ ही साथ पित्तरस में उपस्थित पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट वसा की बड़ी गोलिकाओं यानी ग्लोब्यूल्स को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, जिसके कारण एंजाइम की कार्यशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयिक रस में
एंजाइम ट्रिप्सिन, अग्न्याशयी एमिलेस यानी पैंक्रियाटिक एमाइलेस और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अग्न्याशयी एमिलेस जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। शुद्रांत्र की भित्ति की ग्रंथि आंत्र रस स्रावित करती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। इसलिए शुद्रांत्र प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। आंत्र की भित्ति पाचित भोजन को अवशोषित करती है। शुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे अनेक प्रवर्ध होते हैं। इन्हें हम दीर्घरोम यानी विली कहते हैं। यह दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की बहुतायत होती है। ये भोजन को अवशोषित कर भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इसके बाद अपचा भोजन बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ उपस्थित दीर्घरोम अपचे पदार्थ से पानी का अवशोषण करते हैं। वज्रय पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल गूदा यानी एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। गूदा अवरोधनी यानी एनल स्पिंचर वज्र पदार्थ के बहिक्षेपण यानी एग्जिट को नियंत्रित करती है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि विभिन्न कार्य करने के लिए सजीवों को ऊर्जा आवश्यक होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पोषण यानी न्यूट्रिशन के प्रक्रम से सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन से ऊर्जा निर्मित के लिए सजीवों को श्वसन यानी रेस्पिरेशन का प्रक्रम आवश्यक होता है। ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बन पदार्थों के विघटन से ऊर्जा का निर्माण करने के प्रक्रम को हम श्वसन कहते हैं। चलिए इस प्रक्रम को विस्तार से समझें। ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर हम श्वसन को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इन दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है और ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन दोनों विधियों का पहला चरण समान है। इसमें कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इस 6 कार्बन वाले अणु यानी मॉलिक्यूल का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। प्राप्त पाइरुवेट से भी ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इसकी विधि भिन्न हो सकती है। जैसे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के अणु का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु और जल में होता है, जिसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए हम इसे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। यीस्ट जैसे जीवों में किण्वन यानी फर्मेंटेशन के दौरान ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरुवेट का इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन किया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्मित होने के कारण हम इसे अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह सकते हैं। कभी कभी ज्यादा शारीरिक काम करने के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाओं यानी मसल सेल्स में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन के अभाव में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिकाएं पाइरुवेट का 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड में विखंडन करती है और ऊर्जा प्राप्त करती है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ऊर्जा निर्माण की इस विधि को हम कुछ जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया में भी देख सकते हैं। श्वसन के प्रक्रम से निर्मित ऊर्जा का प्रयोग तत्काल एडीपी और कार्बनिक फॉस्फेट के बीच आबंध
यानी बॉन्ड बनाने के लिए किया जाता है, जिससे एटीपी अणु का निर्माण होता है। यह किसी बैटरी को चार्ज करने की तरह है। निर्मित एटीपी चार्ज की गई बैटरी की तरह कोशिका के क्रियाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बनकर उपस्थित होता है। ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार एटीपी के फॉस्फेट अणुओं के बीच का आबंध तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। वायवीय श्वसन के लिए सजीवों को नियमित रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। पर्यावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकालना श्वसन यानी ब्रीदिंग कहलाता है। श्वसन श्वसन प्रक्रम का एक भाग है। विभिन्न जीवों में श्वसन की अलग अलग विधियां देखी जा सकती है। एक कोशिक जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण यानी डिफ्यूजन से किया जाता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी स्टोमेटा द्वारा होता है। कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसके कारण सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहती हैं। वे विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए श्वसन के दौरान कोशिकाओं में निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में प्रयुक्त होता है। इसलिए दिन में कोशिकाओं से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किया जाता है। जल में रहने वाले जीव जल में विलेय ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मछली मुंह से जल शरीर के अंदर लेती है और जल को बलपूर्वक क्लोम यानी गिल्स तक पहुंचाती है। यहाँ रुधिर यानी ब्लड जल में से विलेय ऑक्सीजन ले लेता है। श्वसन के लिए स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायु की तुलना में जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों की श्वास दर द्रुत होती है। विभिन्न स्थलीय जीवों में भिन्न अंगों द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित होता है। मनुष्य में वायु नासाद्वार यानी नॉस्ट्रिल्स से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासाद्वार के मार्ग में महीन बाल और श्लेष्मा यानी म्यूकिस की परत होती है। ये महीन बाल और श्लेष्मा शरीर के अंदर जाने वाली वायु का निस्पंदन यानी फिल्टर करते हैं, जिससे वायु में उपस्थित धूल और अशुद्धियां शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती। इसके बाद वायु ग्रसनी यानी फैरेंक्स और कंठनली यानी लैरिंक्स से होकर श्वास नली यानी ट्रकिया में पहुंचती है। वायु मार्ग निपतित यानी कोलैप्स न हो, इसलिए श्वास नली में उपास्थि के वलय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उपस्थित होते हैं। श्वास नली से दो श्वसनी यानी ब्रोंकाई निकलती है। एक श्वसनी एक फुफ्फुस यानी लंग में जाती है। फुफ्फुस के अंदर श्वसनी श्वसनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स में विभाजित होती है। श्वास नली से वायु श्वसनी और श्वसनिकाओं से होकर फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस के अंदर श्वसनिकाएं कुपिका यानी एल्वियोलाई में अंतकृत हो जाती है। कुपिका अंगूर के गुच्छे जैसी दिखती है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का जाल होता है। कुपिका की सतह पतली होती है, जिसके कारण कुपिका की सतह से ऑक्सीजन रुधिर में लिया जाता है और रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में छोड़ दिया जाता है। हम जानते हैं कि फुफ्फुस पसलियों यानी रिब्स के अंदर होते हैं। श्वास लेते समय डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके कारण पसलियां ऊपर उठती है और वक्ष गुहिका यानी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फुफ्फुस में वायु प्रवाह होती है तथा कुपिका वायु से भर जाती है। कुपिका की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन कुपिका रुधिर वाहिका के रुधिर में आता है। मनुष्य के शरीर का आकार बड़ा है, इसलिए सभी ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए केवल विसरण दाब यानी डिफ्यूजन प्रेशर पर्याप्त नहीं है। इसलिए मनुष्य के रुधिर में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स में श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित है।
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता यानी हाई एफिनिटी है। फुफ्फुस की वायु में से श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है और शरीर के सभी ऊतकों और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। श्वास छोड़ते समय डायफ्राम गुबंद के आकार यानी डोम शेप्ड का हो जाता है और इसके कारण पसलियां नीचे आती है तथा वक्षगुहिका छोटी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वायु फुफ्फुस से बाहर आती है। वायु के अंदर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया में फुफ्फुस के अंदर वायु का अवशिष्ट आयतन यानी रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाता है। इस तरह कुपिका में ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय होता है। तो जीव के शरीर में विभिन्न पदार्थों का वहन करने का प्रक्रम वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संपन्न होता है। चलिए पहले पादपों यानी प्लांट्स के वहन तंत्र की बात करें। पादपों में पदार्थों के परिवहन का कार्य संवहन ऊतक यानी कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है जबकि फ्लोएम भोजन और अन्य पदार्थों का वहन करता है। चलिए अब देखते हैं कि जाइलम द्वारा जल का वहन कैसे होता है। जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं यानी ट्रकियट्स और वाहनिकाएं यानी वेसल्स जाइलम ऊतक में मिलकर जल संवहन वाहिकाओं यानी वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का एक सतत जाल बनाती है। यह जाल पादप के सभी भागों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है जो जल और खनिज का वहन आयन के रूप में करती हैं। मृदा यानी सॉइल में से जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से आयन अवशोषित करती है। इससे जड़ और मृदा के बीच आयन सांद्रण यानी आयन कॉन्सेंट्रेशन में अंतर निर्मित होता है। यह अंतर समाप्त करने के लिए जल मृदा से जड़ों में आता है और जाइलम में प्रवेश करता है। अनवरत गति यानी स्टेडी मूवमेंट से जाइलम में जल आने से इसमें जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो ऊपर की ओर धकेला जाता है। जड़ों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित वह दाब जिससे जल जाइलम वाहिनिका में कुछ ऊंचाई तक ऊपर की ओर जाता है मूल दाब यानी रूट प्रेशर कहलाता है। इसी तरह पादप के वायवीय भागों यानी एरियल पार्ट से वाष्प के रूप में जल की हानि होती है जिसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस वाष्पन यानी इवेपोरेशन से चूषण यानी सक्शन का निर्माण होता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण यानी ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इससे जल ऊपर की ओर खींचा जाता है और पादप के सभी भागों तक पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन पादप के ताप को भी नियमित करता है। पादपों को जल की तरह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में निर्मित विलय उत्पादों, अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का वहन करना भी महत्वपूर्ण होता है। यह वहन कार्य फ्लोएम द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में निर्मित विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स और साथी कोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल्स होती हैं। विलय उत्पादों का स्थानांतरण चालनी नलिकाओं में होता है जिसके लिए संलग्न साथी कोशिकाएं सहायता करती है। साथी कोशिकाएं में एटीपी नामक ऊर्जा अणु होता है जिससे पादप में भोजन का वहन सक्रिय रूप से होता है। पत्तियों में निर्मित विलय उत्पाद एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के उपयोग से फ्लोएम में आते हैं जिससे फ्लोएम में विलय उत्पादों का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है। इससे जाइलम और फ्लोएम के बीच परासरण अंतर यानी ऑस्मोटिक डिफरेंस का निर्माण होता है। यह अंतर कम करने के लिए जल जाइलम से फ्लोएम में आता है। इससे फ्लोएम में परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। जल और विलय उत्पाद अधिक परासरण दाब से कम परासरण दाब की ओर स्थानांतरित होते हैं और विभिन्न स्थानों जैसे भंडारण अंग, फल, कलिकाएं यानी बड्स इत्यादि तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे फ्लोएम ऊपरी मुखी यानी अपवर्ड और अधोमुखी
यानी डाउनवर्ड दोनों दिशाओं में वहन करता है, जबकि जाइलम केवल ऊपरी मुखी दिशा में वहन करता है। मनुष्य में वहन का कार्य रुधिर यानी ब्लड द्वारा संपन्न होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स से बना होता है। प्लाज्मा विलीन रूप यानी डिसॉल्व फॉर्म में पाचित भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का वहन करता है तथा लाल रुधिर कणिकाएं यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑक्सीजन का वहन करती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न नलियों का विस्तृत जाल है जिनसे रुधिर प्रवाहित होता है। इन्हें हम रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं के 3 प्रकार हैं, धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी वेन्स और केशिकाएं यानी कैपिलरीज। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। हृदय द्वारा पंप किए जाने के कारण धमनियों में रुधिर उच्च दाब से प्रवाहित होता है। धमनियां उच्च दाब सहन कर पाए इसलिए इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है। प्रत्येक धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। इससे रुधिर और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय आसानी से हो पाता है। केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं यानी वेन्स बनाती है जो विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाती है। शिराओं की भित्ति पतली होती है तथा इनमें वाल्व होते हैं ताकि रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहे। हृदय एक पेशीय अंग है जो रुधिर को वाहिकाओं में पंप करता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को मिलने से रोकने के लिए मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी चेम्बर्स में विभाजित होता है। ऊपरी 2 कोष्ठ अलिंद यानी ऑरिकल तथा निचले 2 कोष्ठ निलय यानी वेंट्रिकल कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कि हृदय रुधिर को कैसे पंप करता है। जब दोनों अलिंद शिथिल यानी रिलैक्स होते हैं और दोनों निलय संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तब फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा यानी पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनित रुधिर बाय अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम में लाती है। शरीर के अंगों से महाशिरा यानी वेना कावा विऑक्सीजनित रुधिर दाय अलिंद यानी राइट एट्रियम में लाती है। बाय निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में स्थित ऑक्सीजनित रुधिर को महाधमनी यानी एओर्टा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। इसी तरह दाय निलय यानी राइट वेंट्रिकल में स्थित विऑक्सीजनित रुधिर को फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस तक ले जाती है। अलिंद और निलय के बीच वाल्व होती है जो रुधिर को उल्टी दिशा में जाने से रोकती है। जब दोनों अलिंद संकुचित होते हैं और दोनों निलय शिथिल होते हैं, तब अलिंद और निलय के बीच वाल्व खुल जाती है, जिससे बाय अलिंद से ऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण बाय निलय में होता है और दाय अलिंद से विऑक्सीजनित रुधिर का स्थानांतरण दाय निलय में होता है। बाया निलय ऑक्सीजनित रुधिर को पूरे शरीर पंप करता है, इसलिए निलय की पेशीय भित्ति अलिंद की भित्ति से मोटी होती है। हृदय से शरीर के सभी ऊतकों में और शरीर के सभी ऊतकों से हृदय में रुधिर की निरंतर गति को हम परिसंचरण यानी सर्कुलेशन कहते हैं। चूंकि परिसंचरण के प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसलिए यह दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन कहलाता है। पक्षी और स्तनधारी यानी मैमल्स जंतुओं में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑक्सीजनित होने के लिए रुधिर हृदय से क्लोम यानी गिल्स में पहुंचाया जाता है तथा क्लोम से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार मछलियों में परिसंचरण के प्रत्येक चक्र में रुधिर 1 बार हृदय में जाता है। इसे हम एकल परिसंचरण यानी सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। जल स्थलचर यानी एम्फिबियंस और सरीसृप
यानी रेप्टाइल्स जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। इसी कारण इनमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजनित रुधिर में विऑक्सीजनित रुधिर मिलता है। रुधिर में उपस्थित कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और कोशिकाएं केशिकाओं की भित्ति के छिद्रों से निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आते हैं, जिसे लसिका यानी लिम्फ कहते हैं। लसिका प्लाज्मा के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और ये रंगहीन यानी कलरलेस होता है। लसिका पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा अवशोषित वसा यानी फैट्स का वहन करता है और यह अतिरिक्त तरल यानी एक्सेस फ्लूइड को बाह्य कोशिकीय अवकाश यानी एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस से रुधिर में लाता है। लसिका ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में जाता है। लसिका केशिकाएं मिलकर लसिका वाहिका बनाती है जो शिरा में खुलती है। जब हमें चोट लगती है तब हमारे शरीर से रक्तस्राव रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बनाती है और रक्तस्राव होने से रोकती है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सहायता से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। कोशिका में इन सरल पदार्थों और ऑक्सीजन की सहायता से उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिससे कोशिका में ऊर्जा निर्माण तथा अनुरक्षण की क्रियाएं होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होते हैं। ऐसे पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर करना आवश्यक है। इस क्रिया के लिए उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का प्रक्रम सहायता करता है। ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासित किया जाता है यानी शरीर से बाहर किया जाता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। चलिए देखते हैं कि विभिन्न जीवों में उत्सर्जन का प्रक्रम कैसे होता है। कुछ एक कोशिक जीवों के कोशिका द्रव्य में निर्मित वर्ज्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में लाया जाता है तथा विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया से इन्हें कोशिका की सतह से बाहर कर दिया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। पादपों में दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वर्ज्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल उत्पन्न होता है तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इनका निष्कासन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया में रंध्रों द्वारा अतिरिक्त जल का भी निष्कासन किया जाता है। रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होती। कुछ वर्ज्य पदार्थों को पत्तियों और टहनियों की छाल के कोशिकीय रिक्तिका यानी सेल्युलर वैक्यूल में संचित किया जाता है, जिनका क्षय हो जाता है। कुछ वर्ज्य पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित किए जाते हैं। रेजिन और गोंद जैसे वर्ज्य पदार्थ मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पादप की जड़ें विसरण द्वारा कुछ वर्ज्य पदार्थ आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। मनुष्य में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की सहायता से किया जाता है। उदर के पीछे की तरफ और रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर वृक्क यानी किडनी का जोड़ा स्थित है, जिसकी सहायता से मनुष्य के रुधिर यानी ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किए जाते हैं। वृक्क में पतली भित्ति वाली केशिकाओं यानी कैपिलरीज का गुच्छा है,
जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क की आधारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक वृक्क में अनेक वृक्काणु होते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। वृक्काणु का ऊपरी भाग एक कप के आकार का होता है जो बोमन संपुट यानी बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। वृक्कीय धमनी वृक्क में ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाती है और केशिकाओं का निर्माण करती है तथा रुधिर बोमन संपुट तक पहुंचाती है। बोमन संपुट की भित्ति पतली होती है जिसके अंदर केशिकाओं का गुच्छा होता है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। केशिकाओं और बोमन संपुट की भित्ति पतली होने के कारण केशिकाओं से रुधिर छनकर बोमन संपुट में आता है जो प्रारंभिक निस्यंद यानी इनिशियल फिल्ट्रेट कहलाता है। प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, एंजाइम, हार्मोन, वसा अम्ल, मृत कोशिकाएं, मृत बैक्टीरिया, टॉक्सिन, औषधियां इत्यादि और प्रचुर मात्रा में जल होता है। जब यह प्रारंभिक निस्यंद नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में प्रवाहित होता है तब इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण यानी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। अवशोषण का स्तर शरीर में जल की आवश्यकता पर निर्भर करता है। शेष तरल वर्ज्य पदार्थ मूत्र कहलाता है। चूंकि वृक्क में निस्यंदन का कार्य वृक्काणु करता है इसलिए यह आधारी निस्यंदन एकक यानी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाता है। प्रत्येक वृक्क एक लंबी द्वारा मूत्राशय से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक नली एक मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहलाती है जो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। मूत्राशय पेशीय यानी मस्कुलर अंग है जिसमें मूत्र का भंडारण यानी स्टोरेज किया जाता है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तंत्रिका नियंत्रण यानी नर्वस कंट्रोल में होता है, इसलिए मूत्र को शरीर से बाहर करना मनुष्य के नियंत्रण में होता है। जब मूत्राशय फैल जाता है तब फैले हुए मूत्राशय के दाब से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर किया जाता है। इसके अलावा मनुष्य में फुफ्फुस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का तथा त्वचा द्वारा जल और लवण का उत्सर्जन किया जाता है। किसी कारणवश यदि वृक्क खराब हो जाते हैं तो इससे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती और इससे हानिकारक वर्ज्य पदार्थ शरीर में संचित होने लगते हैं। इससे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपोहन यानी हीमोडायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मशीनों की सहायता से रुधिर का निस्यंदन किया जाता है और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हम अपोहन को कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं।